नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत का अगला लेक्चर, जो कि है हमारा गांधी युग, गांधी एरा। 1917 से स्टार्ट होता है, जो चलता है 1947 तक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एग्जामिनर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जहाँ से वो एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो उसी तरीके से हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एंड ये जो आज का लेक्चर होने वाला है, ये एज अ स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक एक क्षण जो है इस पूरे लेक्चर का वो जिया है। तो उसी तरीके से हमको इसको पढ़ना भी है, जिससे कि आप इसको अपने दिमाग में पिक्चराइज कर सको, राइट। तो आज का लेक्चर हमारे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जो कि है गांधी युग, 1917 से लेकर 1947 तक। ये वो समय था फ्रेंड्स, जब एक साधारण आदमी जिसने अपनी यात्रा एक शांत और शर्मीले बालक के रूप में शुरू की थी, और एक महान नेता वो कैसे बना। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आज हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनके संघर्ष, सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता की राह पर ले जाने का ये एक संकल्प था। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि कैसे गांधी जी ने अपने शुरुआती जीवन से लेकर दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर भारत लौटकर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। हम देखेंगे कि कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन ने भारतीय जनमानस को झंझोर कर रख दिया, और फिर गांधी जी ने अपने विचारों के दम पर लोगों को एकजुट किया। इस पूरे समय काल में गांधी जी ने न केवल ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी, बल्कि भारत के लोगों को भी ये सिखाया कि किस तरीके से एकता और आत्मबल के साथ में बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स गांधी जी के शुरुआती जीवन की, अर्ली लाइफ ऑफ गांधी जी। तो ये कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के एक छोटे से तटीय नगर पोरबंदर में एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एज अ स्टोरी, एज अ कहानी वाइज ये पूरी हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊँ, गांधी एरा हम डिस्कस करें, जिससे कि आपको आपके दिमाग के अंदर एक ऐसी इमेज बने, ऐसी कहानी डेवलप होए, जिससे आप सारी चीज़ों को अच्छे से याद रख पाएं। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको रटा नहीं जा सकता। बस जितना अच्छे से आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, उतनी अच्छे से आपके दिमाग में सारी इमेज सेट होगी। एंड मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने बात करी कि पोरबंदर में एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे, एक सम्मानित पद जिस पर रहकर वे जनता की सेवा करते थे। उनकी माता का नाम था पुतलीबाई, जो कि एक धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी, जिनका जीवन सादगी और धार्मिकता से भरा हुआ था। गांधी जी को यह धार्मिकता और शाकाहार का संस्कार अपनी मां से मिला। बचपन से ही गांधी जी एक शांत और शर्मीले बालक थे। उनके चेहरे पर एक सहज मासूमियत और व्यवहार में गहरी सरलता थी। गांधी जी किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन अपने आसपास के लोगों और वातावरण को बड़ी ही गहराई से देखते और समझते थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। बचपन से ही पढ़ाई में उनका इतना खास मन नहीं लगता था, लेकिन उनका व्यवहार और चरित्र उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। 1888 में जब उनकी उम्र 19 साल की थी, उन्होंने उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय उस समय उनके परिवार और समाज में एक बहुत ही बड़ा कदम माना गया, क्योंकि इंग्लैंड जाने का खर्च उठाना इतना आसान नहीं हुआ करता था, और बहुत ही कम लोग विदेश में पढ़ाई के लिए जाते थे उस समय। इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में कानून मतलब लॉ की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। लंदन में रहकर उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को नज़दीकी से देखा और समझा भी। उन्होंने अपने खान पान की आदतों में बदलाव किया, लेकिन शाकाहार और भारतीय संस्कृति को अपने जीवन से जाने नहीं दिया। वे अपने भारतीय मूलों के प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान रहे। यहाँ भी उनका शर्मिला स्वभाव बरकरार रहा, लेकिन वे अपने दृढ़ निश्चय और आत्मसंयम के कारण हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जीवन की बात करें तो कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1893 में गांधी जी एक कानूनी मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। उस समय शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि दक्षिण अफ्रीका की यह यात्रा जो है उनके जीवन को एक नई दिशा देगी और एक नायक की तरह वे उभरेंगे। दक्षिण अफ्रीका में पहुंचते ही उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। 7 जून 1893 का दिन था, जब वो एक रेल यात्रा कर रहे थे। रेल यात्रा के दौरान जब गांधी जी ने पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर
अपनी प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास की टिकट दिखाई तो उन्हें गोरे लोगों के साथ बैठने की अनुमति नहीं दी गई। गांधी जी को बिना किसी कारण के ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। ये घटना उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ गई। उसी दिन महात्मा गांधी जी ने यह डिसीजन लिया कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की ताकि भारतीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा हो सके। उन्होंने भारतीय के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया और उन्हें न्याय दिलाने का संकल्प भी लिया। इस संघर्ष में वे पूरी तरीके से अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलते रहे, जो बाद में उनके जीवन का मूल सिद्धांत भी बना। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कई सामाजिक कार्य किए। 1903 में उन्होंने अपने साथी एमएच नजर और मदनजीत व्यवहारिक के साथ मिलकर एक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन शुरू किया, जिसमें भारतीयों की समस्याओं और उनके संघर्षों को प्रकाशित किया जाता था। गांधी जी ने न केवल लेखनी से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। 1904 में उन्होंने डरबन के पास फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। यह एक ऐसी जगह थी जहां उनके अनुयायी और साथी सादगी से जीवन बिताते थे और अपने कार्यों में आत्मनिर्भरता का पालन भी करते थे। 1906 में गांधी जी ने ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस कानून के अंतर्गत भारतीयों पर कई कठोर नियम थोपे गए थे। गांधी जी ने इन अन्यायपूर्ण नियमों का शांतिपूर्ण विरोध किया। उन्हें कई बार जेल में भी बंद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। गांधी जी का सत्याग्रह का आंदोलन धीरे धीरे एक बड़ी ताकत बनता गया। उन्होंने जॉन स्मटस जैसे ब्रिटिश नेताओं के साथ बातचीत की और भारतीयों की समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास भी किया। उनके अथक प्रयासों और सत्याग्रह के कारण 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट पास हुआ, जिसमें भारतीयों को कई तरीके की राहतें दी गई और उनके खिलाफ कुछ कठोर नियमों को भी समाप्त कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में अपने इस सफल संघर्ष के बाद 1915 में गांधी जी भारत लौट आते हैं। कब होती है गांधी जी की भारत में वापसी? 1915 में। उनके इस संघर्ष और सफलताओं ने उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित कर दिया और भारत के लोगों ने उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार भी किया। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की, जो उनके मार्गदर्शक और राजनीतिक गुरु बने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने उन्हें सलाह दी कि वे पहले भारत के अलग अलग हिस्सों का दौरा करें, यहाँ की अलग अलग समस्याओं को गहराई से समझे, उसके बाद ही किसी आंदोलन का वो नेतृत्व करे, मतलब उसको लीड करे। गांधी जी ने 1 साल तक भारत का क्या किया? भ्रमण किया और भारतीय समाज की समस्याओं और कठिनाइयों को समझने का प्रयास भी किया। 1916 में गांधी जी का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हुआ। वहां उन्होंने भारतीयों की समस्याओं के बारे में बात की और उनके अधिकारों की रक्षा का आह्वान भी किया। यह गांधी जी का भारत में पहला कदम था, जो उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना गया। इसके बाद 1917 का समय आता है। 1917 में गांधी जी करते हैं चंपारण सत्याग्रह। भारत में गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो 10 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण जिले में शुरू हुआ। यह आंदोलन ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ था, जो वहां के किसानों का शोषण कर रहे थे। चंपारण के एक किसान, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी से सहायता की अपील की थी और उनकी बात सुनने के बाद महात्मा गांधी जी ने वहां जाने का निर्णय लिया। चंपारण के किसानों की अलग अलग समस्याएं थी जो कि बेहद गंभीर थी, जैसे कि ब्रिटिश अधिकारियों ने किसानों को उनकी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था, जिसे टिंग टिया सिस्टम कहते थे। किसानों पर भारी टैक्स भी लगाए जाते थे और उन्हें अपनी उपज को कम दाम पर बेचने के लिए भी मजबूर किया जाता था। गांधी जी ने वहां पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना और ब्रिटिश अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया और कई लोगों के बयान भी दर्ज किए। उनके अथक प्रयासों के बाद ब्रिटिश सरकार ने टिंग टिया सिस्टम को समाप्त कर दिया और किसानों को उनके अधिकार वापस दे दिए। चंपारण सत्याग्रह का महत्व यह था कि यह गांधी जी का भारत में पहला सिविल अवज्ञा आंदोलन था और उनके नेतृत्व में पहला जन आंदोलन भी माना जाता है। इसके बाद अगले साल 1918 को गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक और संघर्ष का नेतृत्व किया, जिसे अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कपड़ा मिलों के मजदूरों और मालिकों के बीच बोनस को लेकर विवाद हुआ। मजदूरों ने प्लेग बोनस के रूप में 50% वेतन वृद्धि की मांग की थी, जबकि मिल मालिक सिर्फ 20% बढ़ाने को तैयार थे। इस संघर्ष में गांधी जी ने मध्यस्थता का काम किया,
लेकिन कोई समझौता न होने पर उन्होंने मजदूरों को अहिंसा के साथ शांतिपूर्ण हड़ताल करने का सुझाव भी दिया। जब हड़ताल लंबे समय तक चली और मजदूरों का मनोबल टूटने लगा तो गांधी जी ने 12 मार्च 1918 को भूख हड़ताल की शुरुआत की। गांधी जी की इस भूख हड़ताल ने मिल मालिकों को मजदूरों की मांगे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः उन्हें 35% बोनस दिया गया। अहमदाबाद मिल हड़ताल का विशेष महत्व ये था कि यहाँ गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी और यह भारतीय मजदूरों के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित हुई। इसके बाद गांधी जी का अगला सत्याग्रह होता है 1918 में ही खेड़ा में, जिसे खेड़ा सत्याग्रह कहा गया। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी, जिससे फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। किसानों की आर्थिक हालत बेहद ही खराब हो गई थी। ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार अगर फसल का उत्पादन 25% से कम होता है तो किसानों को टैक्स में छूट दी जा सकती थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इस राहत को देने से इनकार कर दिया था और किसानों पर टैक्स देने का दबाव भी बनाया। गांधी जी ने किसानों की स्थिति को देखते हुए उनका समर्थन करने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय नेताओं जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल, नरहरि, महादेव देसाई, इनके साथ मिलकर किसानों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। जब ब्रिटिश सरकार ने किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया, तब गांधी जी ने किसानों के साथ असहयोग आंदोलन का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने टैक्स न देने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार ने जबरन टैक्स वसूलने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध जारी रखा। धीरे धीरे यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनने लगा। अंततः ब्रिटिश सरकार ने किसानों को टैक्स में छूट दे दी। इस आंदोलन ने गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे स्थानीय नेताओं का भी उदय हुआ, जिन्होंने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इसके बाद 1919 में आता है रॉलेट एक्ट। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई गुप्त समाज स्थापित हो गए थे, विशेषकर पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र में। इन गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कठोर कानून बनाने का निर्णय लिया। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच करना, उन्हें नियंत्रित करने के उपाय सुझाना। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया, जिसे आधिकारिक रूप से अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के रूप में जाना गया। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रख सकती थी। पुलिस को बिना वारंट के किसी की भी संपत्ति की तलाशी लेने और संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार भी मिल गया था। इस कानून ने भारतीयों में आक्रोश फैला दिया और इसे इतिहास में ब्लैक एक्ट के रूप में जाना गया। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक हड़ताल की घोषणा की। इसके साथ ही 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में इस एक्ट के विरोध में व्यापक विरोध भी हुआ। लोगों ने इस दिन सभी व्यापारिक गतिविधियों को बंद कर ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में प्रदर्शन लगातार हो रहे थे। पंजाब के अमृतसर में भी जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोग इस एक्ट के खिलाफ एकत्रित हुए थे। उस समय ब्रिटिश जनरल रेगिनॉल्ड डायर ने इस सभा को विद्रोह मानते हुए बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस भीषण गोलाबारी में सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हो गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। इसने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग कर दिया और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि का भी त्याग किया। यहाँ पर नाइटहुड एक ऐसा सम्मान था जो ब्रिटिश सरकार अपने वफादार और खास लोगों को देती थी। वहीं केसर हिंद की बात करें तो इसका अर्थ है भारत का सम्राट। यह सम्मान ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में उन लोगों को दिया जाता था जिन्होंने समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो इस घटना के बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग कर दिया और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि भी छोड़ दी। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। कौन सी कमेटी का? हंटर कमेटी का। 14 अक्टूबर 1919 को ये कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 5 ब्रिटिश और 3 भारतीय सदस्य थे। भारतीय सदस्यों में सर चिमनलाल हरिलाल, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान थे। हंटर कमेटी ने जनरल डायर की निंदा की, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। डायर को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया और उन्हें सैन्य सेवा से रिटायर कर दिया गया।
भारतीय नेताओं ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इस रिपोर्ट में जनरल डायर के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद 1919 और 1920 में हमको देखने को मिलता है खिलाफत आंदोलन। देखिए 1914 से लेकर 1918 के दौरान प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य भी केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा था। युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटिश सरकार ने 1920 में सेवर्स की संधि के तहत ऑटोमन एम्पायर का विभाजन कर दिया और उनके शासक को सत्ता से हटा दिया। भारतीय मुसलमान ऑटोमन सुल्तान को इस्लामिक खलीफा के रूप में देखते थे और वे अंग्रेजों से भी नाराज थे क्योंकि उनके अनुसार खलीफा को पूरे मुस्लिम क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहिए। इस नाराजगी के चलते खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य खलीफा के समर्थन में एकजुटता दिखाना था। खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो भारतीय मुसलमानों द्वारा 1919-1920 के दौरान चलाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लामिक खलीफा के समर्थन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराना। 1919 में खिलाफत कमेटियों का गठन हुआ जो भारतीय मुसलमानों को एकजुट करने और ऑटोमन एम्पायर के समर्थन में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई थी। 1919 में पहली ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उसी दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत भी की और इसे खिलाफत आंदोलन के साथ में जोड़ दिया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाई जा सके। इन दोनों आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया और इसे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना गया। इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद और हसरत मोहानी, ये इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। असहयोग आंदोलन की बात करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो यह आंदोलन गांधी जी ने 4 सितंबर 1920 में शुरू किया था। इस समय भारत में खिलाफत का मुद्दा भी चल रहा था, इसीलिए गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को ब्रिटिश सामान और सेवाओं का बहिष्कार करना था। आंदोलन के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश सामान, स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार किया। इसके अतिरिक्त भारतीय उत्पादकों जैसे कि खादी और अन्य स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने और प्रमोट करने का प्रयास किया। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एनी बेसेंट ने किया था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई जिसमें पुलिस स्टेशन पर भीड़ ने हमला कर दिया और कई पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी जी को गहरा दुख पहुंचा और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अगर इम्पैक्ट को हम डिस्कस करें तो असहयोग आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत किया और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित भी किया। खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़कर इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में सामूहिकता देखने को मिली। इस आंदोलन ने भविष्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। आंदोलन ने साधारण भारतीयों को राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया, जिससे भारतीय राजनीति में जन सामान्य की भागीदारी भी बढ़ी। इसके बाद 1923 में होता है स्वराज पार्टी का गठन। 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था और अहिंसा के सिद्धांत के प्रति समर्पित होते हुए आंदोलन को बंद करने का निर्णय भी ले लिया था। अब इस निर्णय से कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को निराशा हुई थी क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष को जारी रखना चाहते थे। आंदोलन के समाप्त होने के बाद कांग्रेस में 2 गुट उभर कर आए। पहले थे प्रो चेंजर्स और दूसरे थे नो चेंजर्स। देखिए, परिवर्तनवादी मतलब प्रो चेंजर्स की बात करें तो ये वो नेता थे जो ब्रिटिश विधान परिषदों मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। उन्हें स्वराजिस्ट कहा गया। दूसरे थे नो चेंजर्स मतलब न परिवर्तनवादी। इस गुट में महात्मा गांधी के समर्थक थे जो विधान परिषद में शामिल होने के खिलाफ थे और रचनात्मक कार्यक्रम मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जैसे कि खादी का प्रचार, शिक्षा और ग्राम विकास पर ध्यान देना चाहते थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किया उन्होंने ताकि वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रख सके और विधान परिषदों में मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में
प्रवेश करके ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध कर सके। 1923 के विधान परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी ने हिस्सा लिया और कुल 141 में से 42 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद समय निकलता गया। 1927 में हमको अगली घटना देखने को मिलती है, जो कि है साइमन कमीशन। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की समीक्षा के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। इसको लीड सर जॉन साइमन कर रहे थे। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत दिए गए रिफॉर्म्स कितने सफल रहे और उनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन साइमन कमीशन में सभी सदस्य ब्रिटिश थे और इनमें से कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं था। इसे इंडियन लीडर्स ने ऑल वाइट कमीशन कहकर आलोचना भी की। इसी के साथ इस बात को लेकर नाराजगी भी जताई कि भारतीयों के विचारों और भावनाओं को नजरअंदाज किया गया। ये कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति इंडियंस के विश्वास को और ज्यादा कमजोर कर गया। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था और यह समझना था कि एक्ट के तहत दिया गया लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस सफल रहा या फिर नहीं रहा। कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर रिकमेंडेशन देने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में सुधार किया जा सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक हिडन एजेंडा भी यह था कि कमीशन के माध्यम से इंडिया पर ब्रिटिश कंट्रोल को बनाए रखा जा सके। साइमन कमीशन को भारतीयों ने काले झंडे और साइमन गो बैक के नारों के साथ में स्वागत किया था। यह पहली बार था जब पूरे भारत ने एकजुट होकर विदेशी राज के खिलाफ आवाज उठाई थी। साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। लोग साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे और कमीशन के आगमन पर काले झंडे लहरा रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साइमन कमीशन का पूरी तरीके से बहिष्कार किया। कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे संगठनों ने भी कमीशन का काफी विरोध किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय ने कमीशन के खिलाफ एक बड़े प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया, पर ब्रिटिश पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इंजरी के कारण उनका निधन हो गया। इस घटना ने पूरे देश को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और भी अधिक आक्रोशित कर दिया। साइमन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन को 1930 में प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन इस प्रकार थी। कमीशन ने सुझाव दिया कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर स्थापित किया जाए। इसका अर्थ यह है कि भारत में एक केंद्रीय सरकार के साथ साथ राज्यों के पास भी कुछ ऑटोनॉमी होना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, ताकि हर स्टेट को कुछ स्वतंत्रता मिल सके और वे अपने स्थानीय मुद्दों पर स्वायत्त निर्णय ले सके। इससे राज्यों को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। इसके अलावा कमीशन ने सुझाव दिया कि भारतीय प्रांतों मतलब प्रोविंसेस को कुछ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जिससे वे अपने क्षेत्रों का प्रबंध बेहतर तरीके से कर सके। इसके अलावा कमीशन ने यह भी सुझाव दिया कि प्रोविंसेस में डायरकी या फिर ड्यूअल गवर्नेंस सिस्टम को समाप्त किया जाए। हालांकि इंडियन लीडर्स ने साइमन कमीशन के इन रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया और इसे इनइफेक्टिव और इनसफिशिएंट माना। उन्होंने इसे भारतीय स्वशासन की दिशा में एक कमजोर कदम करार दिया। साइमन कमीशन का विरोध करने के बाद इंडियन लीडर्स ने अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस प्रस्तुत करने का निर्णय ले लिया और 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन लीडर्स ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है, जिसमें इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की मांग की गई। इसी के साथ इंडिया को डोमिनियन स्टेट देने की वकालत भी की गई। डोमिनियन स्टेट का मतलब यह था कि भारत को ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत रहते हुए स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नेंस प्राप्त हो, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं हो। इसमें भारत का जो विदेश नीति है और रक्षा मामलों में नियंत्रण जो है वो ब्रिटेन के हाथ में रहता। यह एक कॉम्प्रोमाइज था। हालांकि बाद में कई भारतीय नेताओं और विशेष रूप से कांग्रेस के जो युवा नेता थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसीलिए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को अपनाया गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय नेता केवल डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं थे। साइमन कमीशन के विरोध ने इंडियन लीडर्स को यह समझने में मदद की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के प्रति गंभीर नहीं है।
साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध और लाला लाजपत राय की मृत्यु ने कई युवाओं को रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोमेंटम मिला। साइमन कमीशन के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया युग आया, जहां पर युवा लीडर्स ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ उग्र आंदोलन चलाने का संकल्प ले लिया। इसके बाद 1930 में आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1927 में फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा था, लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। इसके बाद भारतीय नेताओं ने अपनी मांगों और सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, जिससे भारतीय नेताओं में असंतोष और बढ़ गया। इस असंतोष के कारण दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग को अपनाया, और इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और स्वशासन मतलब स्वराज की दिशा में एक कदम बढ़ाया जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक नया कदम उठाया और ब्रिटिश लॉ का शांतिपूर्ण उल्लंघन करने का निर्णय ले लिया। इसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा गया, जिसका अर्थ था भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के कानूनों को शांति से न मानने का और उनका उल्लंघन करने का संकल्प करेगी। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के लिए एक चुनौती बन गया और भारतीयों की स्वतंत्रता की इच्छा का प्रतीक भी बन गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय लोग ब्रिटिश गुड्स, जो ब्रिटिश वस्तुएं थी, स्कूल, अदालतें, कार्यालय, इन सब का बहिष्कार करे। इसका लक्ष्य ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और भारतीय ऑटोनॉमी की दिशा में एक कदम बढ़ाना था। आंदोलन के अंतर्गत भारतीयों ने ब्रिटिश कानून जैसे कि सॉल्ट लॉ, नमक कानून, फॉरेस्ट लॉ, वन कानून, भूमि कर, लैंड टैक्सेस, इन सब का उल्लंघन किया। ये सभी ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के प्रतीक थे और उनका उल्लंघन कर भारतीयों ने अपना विरोध जताया। इस आंदोलन का अंतिम उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की, जो इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। इस मार्च में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरुआत की, जो कि 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई। यह यात्रा उन्होंने ब्रिटिश सॉल्ट लॉ, नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए की थी, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध का एक सशक्त प्रतीक था। इसी दांडी मार्च के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने भारतीय जनता को यह दिखाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करके भी अहिंसक तरीके से विरोध संभव है। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एक ऐसा आंदोलन था जिसमें भारतीय जनता ने ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन करके ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। इसका उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन का विरोध करना ही नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावनाओं को भी जागृत करना था। इस आंदोलन का अंतिम लक्ष्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको समझ में आया होगा। इसी घटना के बाद देखिए फ्रेंड्स, 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा गया। इस समझौते के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने पर सहमति जताई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने की अनुमति भी दी। गांधी इरविन पैक्ट के कारण पहली बार किसी ब्रिटिश वायसराय ने भारतीयों के साथ समझौता किया था। यह भारतीयों के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि इससे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को और मजबूत किया। साल 1931 में ही देश के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। तो 1931 में इनको फांसी की सजा दी गई, उससे पहले थोड़ा सा इनका घटनाक्रम है, वो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भगत सिंह की बात करें तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लियालपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसके एक सिख परिवार में हुआ था। उनके परिवार में पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करने वाले लोग थे। इसी कारण से भगत सिंह के मन में भी देशभक्ति की भावना जागी थी। बहुत कम उम्र में उन्होंने ब्रिटिश रूल के अत्याचारों को देखा था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने का संकल्प भी किया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी और इस घटना से भगत सिंह का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया था। उन्होंने राजगुरु
और सुखदेव के साथ में मिलकर लाल लाजपत राय की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स की हत्या की, जिसे उन्होंने लाल लाजपत राय की मौत का जिम्मेदार माना था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचने के लिए दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इस बम में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि उनका उद्देश्य हिंसा नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात पहुंचाना था। उन्होंने इस बम कांड के बाद खुद को गिरफ्तार करवा लिया और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपने विचारों को पूरे देश में फैलाया। भगत सिंह के लिए इंकलाब क्या थी? एक क्रांति थी। इसका मतलब केवल स्वतंत्रता ही नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां पर सामाजिक और आर्थिक समानता हो। वह मानते थे कि असली आज़ादी तभी मिलेगी जब हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और समाज में हर किसी को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी की सजा दी। फांसी से पहले भगत सिंह केवल 23 साल के थे, लेकिन उनकी बहादुरी और उनके विचारों ने भारतीय युवाओं में जोश और आज़ादी के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की। भगत सिंह को आज भी शहीद आजम के नाम से याद किया जाता है। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने तर्क और विचारों को विस्तार से बताया था। उनका यह लेख आज भी युवाओं को प्रेरित करता है कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। भगत सिंह की शहादत ने पूरे भारत में स्वतंत्रता की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। उनकी विचारधारा और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अमूल्य योगदान साबित हुआ, जिसने कई युवा क्रांतिकारियों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। 1931 के बाद साल आता है 1932 का। यहाँ पर फ्रेंड्स, गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सस्पेंड करने का निर्णय लिया और ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत का रास्ता अपनाया। इसी के चलते राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1930 से लेकर 1932 के बीच लंदन में किया गया। इनका उद्देश्य भारत में भविष्य के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पर चर्चा करना और इंडियन लीडर से बातचीत के माध्यम से सॉल्यूशन तलाशना था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है 12 नवंबर 1930 को, जो चलता है 19 जनवरी 1931 तक। इस सम्मेलन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडियन प्रिंसेस और अन्य रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, लेकिन कांग्रेस ने इसको बायकॉट किया था क्योंकि उनके कई लीडर्स उस समय जेल में थे और गांधी जी के नेतृत्व में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे। इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है 7 सितंबर 1931 में, जो कि चलती है 1 दिसंबर 1931 तक। इस बार महात्मा गांधी को गांधी इरविन पैक्ट के तहत रिहा कर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भेजा गया। गांधी जी ने कांग्रेस का वहां पर प्रतिनिधित्व किया। गांधी जी ने डिमांड की कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए और ब्रिटिश रूल से इंडियन इंडिपेंडेंस का रास्ता साफ हो। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनाते हुए उसे अपनी स्वयं की सरकार और स्वशासन का अधिकार प्राप्त हो। इस सम्मेलन में सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मुद्दा उठा, जहां पर BR अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एक अलग इलेक्टोरेट्स की मांग की, जिसका गांधी जी ने विरोध भी किया क्योंकि इससे समाज में विभाजन बढ़ सकता था। इस सम्मेलन में भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच फंडामेंटल इश्यूज पर सहमति नहीं बन पाई। अलग अलग कम्युनिटीज की अलग अलग मांगों के कारण भी सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। इस बार कांग्रेस ने इस सम्मेलन का पूर्ण बहिष्कार किया और गांधी जी भी इसमें शामिल नहीं हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट इंडियंस और प्रिंसली स्टेट के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होती है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के दौरान भारत के लिए कोई ठोस संविधान तैयार नहीं हो सका और न ही किसी सम्मेलन में संपूर्ण संविधान बनाने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई। हालांकि इन सम्मेलनों के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लागू किया, जो भारत में स्वशासन की दिशा में एक बड़ा कदम था, लेकिन यह भारतीय नेताओं की मांग के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। इसके बाद साल आता है 1940।